साथियों नमस्कार, प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज एक बहुत ही अपने लिए खुशखबरी का दिन है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने एक अपने आदेश के ज़रिए इस बात को स्पष्ट किया है कि विद्यालय है वो विद्यार्थियों के लिए सुचारू रूप से कब चलेंगे। तो इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर का जो ऑर्डर है इसमें हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अपने विद्यालय कब शुरू होंगे। तो निदेशालय से जो ऑर्डर प्राप्त हुए हैं और किन किन अधिकारियों को इसके लिए पूर्व तैयारी करने के लिए कहा है उसके संबंध में हम बात करेंगे। तो ये आप स्पष्ट देख रहे हैं कि 7/1/2021 का ऑर्डर है जिसका क्रमांक 461 दे रखा है और यह समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक को, समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी को और समस्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को यह पत्र लिखा गया है। किसकी ओर से? निदेशालय की ओर से। और इसमें विषय क्या रखा है कि विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियां पुनः प्रारंभ किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश। मतलब ये कब शुरू होगी, शैक्षिक गतिविधियां अपने स्कूल में कब शुरू होगी और उसके लिए पहले से ही अपने को क्या सावधानी बरतनी है और क्या दिशा निर्देश है वो निदेशालय की ओर से दिए गए हैं। तो वो इस पत्र में स्पष्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस निर्देश में या इस पत्र में निर्देश यह दिया गया है कि पहले से ही कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी है वो अभिभावकों की स्वीकृति के उपरांत स्वैच्छिक रूप से विद्यालय में आकर अध्यापकों से मार्गदर्शन प्राप्त करने की अनुमति पहले प्रदान की गई थी। लेकिन अब क्या है? अब यह निदेशालय ने ऑर्डर दिया है कि इस वर्णित निर्देश के अनुरूप ही समस्त माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों, चाहे वो राजकीय है या गैर राजकीय है या कोचिंग संस्थान है, उनमें दिनांक 18/1/2021 से शिक्षण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तो ये अपने लिए खुशखबरी की पंक्ति है कि 18 जनवरी से अपने विद्यालय खुल रहे हैं। तो 18 जनवरी से जो विद्यालय खुल रहे हैं उनमें देखिए अलग अलग कोविड-19 है, उसके बाद विद्यालय खुल रहे हैं, जागरूकता जरूरी है और इसके लिए अधिकारियों की कुछ पहले मीटिंगें होगी 18 तारीख तक। तो इसके लिए समस्त ब्लॉक और जिला जो डाइट केंद्र है वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आयोजित होगी। उनमें अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी है, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है या पीओ है यानी प्रधानाचार्य है, उनको इस कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेना है और उनको निर्देश दिए जाएंगे कि विद्यालय किस प्रकार चलेंगे। तो इस प्रकार के ये ऑर्डर है। दूसरा ऑर्डर भी आप यहाँ पे साफ देख रहे हैं। इसमें भी विषय क्या है? इस ऑर्डर का भी विषय यही रखा है कि राज्य के समस्त विद्यालयों में नियमित कक्षा शैक्षणिक गतिविधियां प्रारंभ करने के बाबत में। तो ये भी निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से ये बीकानेर को लिखा हुआ राजस्थान सरकार का है। जो किसकी ओर से लिखा गया है? जो लिखा गया है आपके शासन उप सचिव प्रथम की ओर से लिखा हुआ है और इसमें भी ये निर्देश दिए गए हैं कि आपको स्कूलें खोलनी है और इसके लिए पहले अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके और दिशा निर्देश देने हैं, विद्यार्थियों को, अभिभावकों को देने हैं और पूर्व तैयारी करनी है और फिर विद्यालय खोलने हैं। तो ये इस प्रकार का ऑर्डर है। तीसरा ऑर्डर आप फिर देख सकते हैं कि राजस्थान सरकार का ही निकला हुआ है और राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 1 का निकला हुआ है। यह भी 7 तारीख का ऑर्डर है और इसमें भी कहा है कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य को पुनः प्रारंभ करते हेतु मानक संचालन प्रक्रिया क्या रहेगी, यानी किस प्रक्रिया के तहत स्कूल चलेंगे। तो ये भी संपूर्ण इस पीडीएफ में आप देख रहे हैं। इसका आप गहनता से अध्ययन भी कर सकते हैं कि इसमें क्या है। और कोविड-19 से बचाव के संबंध में जागरूकता के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु दायित्व इस प्रकार रहेगा। वो दायित्व इस प्रकार रहेगा कि संबंधित जिला कलेक्टर है वह अपने सभी अधिकारियों के साथ 11 तारीख को मीटिंग करेंगे। उपखंड अधिकारी है वो 12 तारीख को करेंगे। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रिंसिपल है वो 14 तारीख को इसकी मीटिंग करेंगे और अन्य जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल है उनके संस्था प्रधान है वो भी 16 तारीख को एक छोटी सी मीटिंग करेंगे। अब यहाँ अपने काम की बात है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं निर्देश कि विद्यालय जो भी होगा उसमें कक्षा शुरू होने से पहले फर्नीचर है, उपकरण है, स्टेशनरी है, शौचालय मूत्रालय है, भंडार कक्ष है, पानी की टंकी है, अन्य स्थान है या प्रयोगशाला है,
उनको सभी को संक्रमण मुक्त करने के लिए सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया जाएगा। ये इस ऑर्डर की पहली जो मानक संचालन प्रक्रिया की शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि विद्यालय में हाथ धोने की सुविधा है वो उपलब्ध करवाई जाएगी और इसके लिए हैंड वॉश या जल की नियमित रूप से व्यवस्था होगी। तीसरे में ऑर्डर में यह है कि जितने भी कक्ष है उनको सैनिटाइज किया जाएगा और सैनिटाइज करने के लिए जो भी खर्चा होगा वह अनुदान राशि हो सकती है, कोई भामाशाह दे सकता है, विद्यार्थी कोष है उससे राशि खर्च की जा सकती है या विकास कोष से भी राशि खर्च की जा सकती है। तीसरा पॉइंट इसका यह है कि विद्यालय किसी प्रकार है वो संक्रमण मुक्त रहे, इसके लिए फेस मास्क जरूरी है, सोडियम हाइफ्लोराइड घोल हो या सैनिटाइजर है वो उपलब्ध किया जाएगा और विद्यार्थी है वही विद्यार्थी विद्यालय में प्रवेश कर पाएंगे, मास्क के बिना वो विद्यालय में प्रवेश कर नहीं पाएंगे और विभिन्न प्रकार के संक्रमण मुक्त करने के उपकरण है वो भी विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। आगे निर्देश है यह है कि विद्यालय में विद्यार्थी लंच के समय अपने कक्ष में ही भोजन करेंगे और कक्षा अध्यापक है उनके साथ रहेगा। विद्यालय में यदि गाड़ी आ रही है जिसमें बच्चे आ रहे हैं तो वह बाल वाहिनी है पूरी तरह सैनिटाइज की जाएगी। बरामदों को साफ और हवादार बनाने के लिए रुकावट के सामान है उनको हटाया जाएगा। कमरे और बरामदे हैं उनमें पर्याप्त प्रकाश रहेगा और शुद्ध वायु का आवागमन हो इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा। अब विद्यार्थियों के लिए है पीने पानी का यथासंभव घर से ही वो लाएंगे। यथासंभव विद्यार्थी घर से लाए। पानी की बोतलें हैं वो एक दूसरे को देने से बचे और घर से पानी नहीं लाने वाले विद्यार्थी विद्यालय परिसर में ऐसी जगह पानी पिए जहाँ शुद्ध और पेयजल उपलब्ध हो। अब इसका आगे का निर्देश है कि विद्यालय में साफ सफाई होगी, शौचालय मूत्रालय की स्वच्छता होगी, पानी की टंकियों की सफाई होगी और इसके लिए कंपोजिट स्कूल ग्रांट है उसका 10% है इस पे खर्च किया जा सकता है। यदि अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होती है तो SDMC की अनुमति के उपरांत विकास कोष है उसकी राशि भी काम में ली जा सकती है। आगे का निर्देश यह है कि विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ और विद्यार्थियों को विद्यालय में अनिवार्य रूप से मास्क लगाना है। मास्क के बिना स्टाफ और विद्यार्थी है वो विद्यालय में प्रवेश नहीं करेंगे। बिना मास्क या फेस कवर के किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा और विद्यार्थी है वो जो मास्क पहनेंगे उसकी नियमित धुलाई करेंगे या सफाई करेंगे या उसको बदलाव लेकर काम में लेंगे। आगे की बात है अभिभावकों के लिए कि विद्यालय खुलने से पहले SOP के प्रचार प्रसार, विद्यार्थी अभिभावक के कर्तव्य के प्रति जागरूकता करने और विश्वास पैदा करने के लिए प्रेरक दल का गठन करेंगे जिसमें शिक्षक होंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता होंगे, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी होंगे जो कोरोना के प्रति डोर टू डोर जाकर ग्राम पंचायत की बैठकों में प्रचार सामग्री पहुंचाकर समुदाय और विद्यार्थियों में विश्वास स्थापित करेंगे और इसके लिए अध्यापक और अभिभावक बैठक भी आयोजित की जाएगी। विद्यालय और गांव में SOP के प्रचार प्रसार के लिए ग्राम स्तरीय निगरानी समिति कार्य करेगी जो कि कोरोना के लक्षण और बचाव के बारे में अभिभावकों में चेतना जागृत करेगी और जिससे प्रारंभिक लक्षण वाले विद्यार्थियों की पहचान कर ऐसे विद्यार्थियों को विद्यालय में नहीं भेजें। यदि आपको सर्दी जुकाम खांसी है तो ऐसे विद्यार्थी है वो विद्यालय नहीं आएंगे। अब 2 गज की दूरी है या हैंड सैनिटाइजर है या कोविड-19 की गाइडलाइन है इसके अनुरूप बच्चों और विद्यार्थियों को है वो अभिभावकों को है वो जागरूक किया जाएगा। यदि संभव हो तो सिंगल सीटेड बेंच यानी बैठने में भी पर्याप्त दूरी होनी चाहिए। कक्षा से फर्नीचर बाहर निकालकर दरी पर भी शारीरिक दूरी के अनुसार चिन्ह लगाकर बैठाने की व्यवस्था की जा सकती है। आगे का नियम है वो कहता है कि बड़े हवादार कमरे हैं उनमें है वो कक्षाएं लगेगी यदि वो पर्याप्त है तो। विद्यार्थियों को बरामदे, मैदान या खुले छायादार वृक्षों के नीचे निर्धारित दूरी में बैठाकर इसकी पालना की जा सकती है। और आगामी निर्देशों तक प्रार्थना सभा, सामूहिक खेल, उत्सव, जयंती, रैली और सभा है इन पर रोक रहेगी। यह महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। कक्षा अध्यापक का दायित्व होगा कि विद्यार्थी द्वारा पाठ्य सामग्री जैसे पुस्तक, कॉपी, पेन, पेंसिल इत्यादि पारस्परिक यानी एक दूसरे विद्यार्थी आपस में बदले नहीं, न तो किसी की ले न किसी को दें। विद्यालय समय और विद्यालय आवागमन के दौरान विद्यार्थी किसी भी स्थिति में एक जगह इकट्ठे नहीं रहेंगे। शिक्षकों के बैठने के स्थान जैसे स्टाफ रूम, कार्यालय कक्ष है
उसमें भी शारीरिक दूरी के प्रोटोकॉल की पालना होगी। यदि नियमित कक्षाएं लग रही है तो कक्ष की क्षमता 50% से अधिक नहीं हो। माना कि एक कक्षा में 100 विद्यार्थी है तो 50 से अधिक विद्यार्थी उसमें नहीं बैठ सकेंगे। विद्यालय खुलने से पूर्व बैठक व्यवस्था का प्लान तैयार कर लिया जाए और विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर यह बात चस्पा की जाए कि कौन से विद्यार्थी कहाँ पर बैठेंगे और वो कितनी दूरी पर बैठेंगे। अलग अलग कक्षाओं के लिए आने और जाने का समय है वो भी अलग अलग है, जिससे क्या हो, एक जगह भीड़ एकत्रित नहीं हो। तो प्रथम चरण में जो 18 तारीख से विद्यालय खुल रहे हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं खुलेगी और उसका समय इस प्रकार रहेगा। कक्षा 9 के विद्यार्थी 10 बजे आएंगे, 4 बजे उनकी छुट्टी होगी। कक्षा 10 के विद्यार्थी 9:30 आएंगे, उनकी 3:30 छुट्टी होगी। कक्षा 11 के विद्यार्थी 10 बजे आएंगे, उनकी 4 बजे छुट्टी होगी। और कक्षा 12 के विद्यार्थी 9:30 बजे आएंगे और उनकी 3:30 बजे छुट्टी होगी। मतलब 10 और 12, कक्षा 10 और 12 9:30 आएंगे, 3:30 बजे उनकी छुट्टी होगी। और कक्षा 9 और 11 10 बजे आएंगे और उनकी 4 बजे छुट्टी होगी। प्रवेश के समय जब छुट्टी होती है तो स्कूल का मुख्य गेट है वो पूरा खुला रहेगा, वहाँ पे भीड़ न हो। और वहाँ पर भी विद्यालय स्टाफ है वो अपनी अनुमति के अनुसार बच्चों को बाहर निकालेंगे। कक्षा 1 से 8 तक की स्कूलें अभी खुलेगी नहीं, इसके अलग से निर्देश जारी होंगे। शनिवार को कक्षा शिक्षण का आयोजन करवाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। संस्था प्रधान और अध्यापक है वो कक्षावार समय विभाग चक्र बनाएंगे। कोविड रोकथाम और बचाव के पोस्टर है वो भी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर और मुख्य द्वार पर लगे रहेंगे। और गाइडलाइन में कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, मैदान, अन्य सामग्री के उपयोग के संबंध में स्पष्ट निर्देश होंगे। विद्यालय में आपातकालीन परिस्थिति के लिए भी वो तैयार रहेगा। और दूरभाष नंबर है वो भी विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर रहेगा। यदि बाल वाहिनी है और उसमें बच्चे आते जाते हैं और रूट है तो उसका भी विद्यार्थियों के सामने उल्लेख होगा और उसमें निर्धारित सीट के अनुसार बच्चों को बैठाया जाएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के एक जो कर्मचारी है जो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र है उनको भी विद्यालय खुलने की सूचना दी जाएगी। और जिला और ब्लॉक स्तरीय मेडिकल ऑफिसर से संपर्क कर विद्यालयवार टीम गठित की जाएगी जो विद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थियों की नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु भी आवश्यक सहायता प्रदान करती रहेगी। इसके अलावा देखिए जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे चिकित्सक है, एएनएम है, कंपाउंडर है, उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा और इसके बारे में जिला कलेक्टर निर्देश देंगे। विद्यार्थियों की स्वास्थ्य की नियमित जांच होगी, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। अवकाश पर रहने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन अध्ययन हेतु सुविधा दी जाएगी और अतिरिक्त कक्षा का आयोजन भी करके पाठ्य पूरा करवाया जाएगा। मोबाइल रखने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों को आरोग्य सेतु डाउनलोड कराया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थी की उपस्थिति बाध्यकारी नहीं होगी और अपरिहार्य कारणों से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों को किसी प्रकार से बाध्य नहीं किया जाएगा। मौजूदा शिक्षण सत्र में कक्षा शिक्षण 15 मई तक करवाया जाएगा। मतलब इस बात से स्पष्ट है कि 15 मई तक परीक्षा बोर्ड की नहीं होगी। यानी ये जो शिक्षण है, ये जो सत्र है वो कब तक चलेगा? 15 मई 2021। 20-21 के शेष रहे कार्य दिवसों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी शासकीय पंचांग उसके अनुसार राजपत्रित और रविवारी अवकाश के अतिरिक्त विद्यालय में किसी प्रकार का कोई अवकाश नहीं रहेगा। विद्यार्थियों को विद्यालय में उपस्थित होने हेतु अभिभावक की स्वीकृति ली जाएगी। बीमारी के लक्षण वाले विद्यार्थियों को अवकाश रहने पर पाबंद किया जाएगा। संस्था प्रधान यह भी सुनिश्चित करेगा कि बीमारी के कारण अवकाश पर रहने वाले विद्यार्थियों के लिए दिनांक 15 मई से अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। विषयाध्यापक के अवकाश पर रहने की स्थिति में या विशेष अवकाश की स्थिति में संस्था प्रधान द्वारा कक्षा 1 से 8 तक अध्यापन करने वाले शिक्षकों की योग्यता अनुसार उपयोग लिया जाएगा। संस्था प्रधान विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों में से आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को एसओपी लागू करने के लिए और अन्य कार्य हेतु उपयोग में लेंगे। और यहाँ यह आवश्यक ध्यान रखा जाए कि कक्षा 9 से 12 का शिक्षण कार्य है वो बाधित नहीं हो। निर्धारित तिथि से पूर्व प्रत्येक विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें हैं, उनकी सूचना शाला दर्पण पर अपडेट की जाए। यदि विद्यालय में पाठ्य पुस्तकें नहीं पहुंची है तो विषयाध्यापक शाला दर्पण पर उपलब्ध पाठ्य पुस्तक की PDF फाइल डाउनलोड करके विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाएंगे।
मौजूदा सत्र में शेष कार्य दिवसों के अनुरूप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा संशोधित किया गया जो पाठ्यक्रम है वो बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे प्रत्येक विद्यालय द्वारा डाउनलोड करके वह विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाया जाएगा। छात्रावास है तो वहाँ के कमरे, किचन, शौचालय, पानी की टंकी है, उनको संक्रमण मुक्त किया जाएगा। और विद्यार्थियों को छात्रावास में अनुमत करने से पहले उनकी स्वास्थ्य की समुचित जांच भी होगी। बीमारी या किसी ऐसे लक्षण को छात्रावास में अनुमत नहीं दिया जाएगा। शारीरिक दूरी का पालन किया जाएगा। विद्यार्थियों के बेड को भी दूरी पर रखा जाएगा। दूसरे स्थानों से यात्रा करने वाले छात्रावास में आने वाले विद्यार्थियों को सलाह भी दी जाएगी कि वे यात्रा न करें। और स्वास्थ्य विभाग से समन्वय कर ऐसी व्यवस्था की जाए कि छात्रावास प्रारंभ करते समय और बाद में नियमित अंतराल पर स्वास्थ्य विभाग की टीम आकर छात्रावास के विद्यार्थी है उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करेंगे। कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके अनुरूप छात्रावास की क्षमता है उसकी समीक्षा भी होगी। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों की मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए परामर्श शिक्षक की नियमित विजिट करवाई जाएगी। विद्यार्थियों को बार और निवास स्थान की यात्रा पर प्रतिबंध रखा जाए और छात्रावास में बिना कारण आने वाले जो मेहमान हैं उनका प्रवेश है वो प्रतिबंध किया जाए। आकस्मिक स्थिति से पूर्व तैयारी रखी जाए और आवश्यक दूरभाष नंबर छात्रावास के नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाए। छात्रावास प्रारंभ करने से पूर्व अभिभावकों के साथ ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग करके उनकी सहमति ली जाए। छात्रावास की जो रसोई है वो पूर्णतः संक्रमण मुक्त हो और उपयोग में आने वाली सामग्री को संक्रमण मुक्त करने के लिए आवश्यक उपाय है वो किए जाए। भोजन के दौरान न्यूनतम शारीरिक दूरी है वो रखी जाए। बर्तनों की साफ सफाई रखी जाए। बार साबुन से हाथ धोए जाए। जल की पर्याप्त व्यवस्था हो। छात्रावास में फुट ऑपरेटेड सैनिटाइज मशीन भी लगी जाए और केवल उन्हीं विद्यार्थियों को छात्रावास बुलाया जाए जिनकी नियमित कक्षाएं प्रारंभ की गई है। तो ये विद्यालय शुरू होने से पहले की जो तैयारी है वो तैयारी है। अब स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा के लिए मानक संचालन जब विद्यालय खुल जाएंगे उसके बाद तो वो क्या होंगे, तो उसमें सबसे पहले होगा कि संपूर्ण विद्यालय और उसके परिसर की प्रतिदिन सफाई की जाए। कक्ष और विद्यालय प्रवेश द्वार और उपयोग में आने वाले जो स्थान है वो प्रतिदिन सैनिटाइज हो। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता देखने हेतु विद्यार्थियों को सीधे परिसर की सफाई संबंधी कार्यों से मुक्त रखा जाए। गंदे पानी, अपशिष्ट निकासी की पर्याप्त व्यवस्था हो और किसी प्रकार की गंदगी है वो नहीं हो। बार छुए जाने वाले उपकरण, धरातल, कक्ष, फर्श, दरवाजे के हैंडल, नल, उनकी बार सफाई की जाए। और रोज उपयोग में आने वाली जैसे कुर्सी, दरी, स्टूल, बोर्ड, कंप्यूटर या इनके उपकरण हैं उनको प्रतिदिन सैनिटाइज किया जाए। प्रत्येक कक्षा के बाहर डस्टबिन रखा जाए और उसमें कचरे का प्रबंध किया जाए और तुरंत नष्ट किया जाए। सभी डस्टबिन साफ और ढके हुए हो और इसे नष्ट करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया हो। प्रतिदिन हाथ धोने के लिए साबुन और जल की व्यवस्था हो। ऐसे में किसी शिक्षक को नियुक्त किया जा सकता है। संभव हो तो प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर उपलब्ध हो। प्रत्येक कार्य और शिक्षक के कालांश पूर्ण होने, लंच के उपरांत, लघु शंका के उपरांत साबुन से 40 सेकंड तक हाथ धोने के लिए प्रेरित किया जाए। और मिड डे मील इस दौरान विद्यालय में नहीं बनाया जाएगा। सूखा राशन बांटा जाएगा और मिड डे मील वितरण संबंधी गतिविधियां विद्यालय संचालन अवधि में नहीं होगी। इसके अलावा सभी स्टाफ और छात्र है वो मास्क पहन कर आएंगे। मास्क है वो एक दूसरे का बदलेंगे नहीं। प्रतिदिन मास्क को धोया जाएगा। विद्यालय में अतिरिक्त फेस मास्क रखे जाएंगे। विशिष्ट मेहमानों जैसे मास्क फट जाने या गुम हो जाने पर उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी को ये जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी कि खांसी आने और छींकने पर बाँह मोड़कर नाक की कोहनी के जॉइंट के मध्य रखें। विद्यालय में यत्र तत्र थूका नहीं जाएगा। सफाई का कार्य करने वाले कार्मिकों को फेस मास्क और ग्लव्स दिए जाएंगे। विद्यार्थियों को घर से खाना लाने और पेयजल लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। विद्यालय के बाहर किसी प्रकार का ठेला, खोमचा या कोई दुकान नहीं होगी और उक्त निर्देशों की पालना आवश्यक है। विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी पूर्व में पीटीएम के दौरान विश्वास में लिया जाएगा। विभिन्न व्यवस्थाओं के अवलोकन और प्रबोधन के लिए शिक्षक और इच्छुक विद्यार्थियों को भी उत्तरदायित्व बनाया जाएगा। बाल वाहिनी जो बसें हैं वो प्रतिदिन कम से कम 2 बार सैनिटाइज की जाएगी। बाल वाहिनी की ड्राइवर और कंडक्टर शारीरिक दूरी और फेस मास्क का प्रयोग करेंगे।
बाल वाहिनी की प्रवेश द्वार और निकासी के समय शारीरिक दूरी रखी जाएगी। यदि संभव हो तो विद्यालय और बाल वाहिनी के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यदि किसी विद्यालय में एक से अधिक द्वार है तो आगमन और प्रस्थान के समय उन सबको खोला जाएगा। स्थानीय प्रशासन से समन्वय स्थापित करके विद्यालय परिसर के बाहर भीड़ नहीं होने दी जाएगी। समूह क्रियाएं, खेलकूद, समूह नृत्य आदि पर प्रतिबंध रहेगा। प्रायोगिक कार्य छोटे समूह में किए जाएंगे और उनमें दूरी रखी जाएगी। विद्यार्थी परस्पर किसी प्रकार की सामग्री है उसकी लेन देन नहीं करेंगे, जैसे पाठ्य पुस्तक, नोटबुक, पेन, पेंसिल आदि। अलग अलग कक्षाओं के लिए ब्रेक का समय अलग अलग रखा जाएगा, जिससे क्या हो कि ज़्यादा भीड़ नहीं हो। विद्यार्थी परस्पर खाद्य सामग्री है वो भी एक दूसरे से साझेदार नहीं करेंगे। बैठने की जगह प्रकाशदार हो, हवादार हो, खिड़कियां खुली हो, दरवाजे खुले हो और आवश्यकता पड़ने पर बरामदा और छायादार वृक्ष है उनके नीचे दरी लगाकर भी बैठाया जा सकता है। यथासंभव विद्यालयों में एयर कंडीशनर यानी एसी का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यदि किया जाता है तो उसका तापमान 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य रहेगा। संक्रमित के स्थान या बीमारी के विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति, चाहे वह स्टाफ हो, विद्यार्थी, उसे तत्काल वहाँ से अलग किया जाएगा और ऐसे विशिष्ट लक्षण वाले व्यक्ति को तत्काल पूर्ण सुरक्षा में उसे चिकित्सा जांच हेतु भेजा जाएगा। इसके लिए चिकित्सा विभाग से समन्वय कर उसे सूचित किया जाएगा। पूरा परिसर और कक्षा कक्ष है उसमें संभावित यदि संक्रमण पाया जाता है तो अनिवार्य रूप से संक्रमण विहीन किए जाने की कार्रवाई तत्काल की जाएगी। तो इस प्रकार के दिशा निर्देश है। यदि छात्रावास में कोई संक्रमित पाया जाता है तो उसे घर नहीं भेजना है, वरन चिकित्सा विभाग के निर्देश के अनुरूप उसे अस्पताल में भेजा जाएगा या छात्रावास में ही उसे आइसोलेशन में रखा जाएगा। अब लक्ष्य के अनुरूप लर्निंग आउटकम अर्जित करने के लिए अध्ययन, अध्यापन और मूल्यांकन का किस प्रकार निर्धारण होगा। तो कक्षा 1 से 8 तक है वही ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेगी। 9 से 12 के वे विद्यार्थी जो बीमारी या अन्य कारण से विद्यालय नहीं आए उन्हें ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध रहेगी। बीमारी के कारण विद्यालय नहीं आने वाले विद्यार्थियों हेतु अलग से अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन होगा और उनका पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा। विद्यालयों में राजस्थान सरकार द्वारा होने वाले राजपत्रित अवकाश के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम है उसको डाउनलोड करके विद्यार्थियों को बताया जाएगा। पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हेतु कक्षा शिक्षण अनुमत किया जाएगा। परख और मूल्यांकन का कार्य साधारण गृह कार्य में संपादित कर दिया जाएगा और पहले 3 सप्ताह तक किसी प्रकार का कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा। पहले 3 सप्ताह तक। विद्यालय खुलने के बाद विद्यार्थी का ठहराव सुनिश्चित करना पहली प्राथमिकता होगी। इसके लिए विद्यालय में सुरक्षा का विश्वास और सहज अध्ययन की आवश्यकता की जाएगी। विद्यार्थियों की मानसिक स्वास्थ्य के लिए कक्षा कक्ष में कुछ मिनटों के लिए यौगिक क्रियाएं भी करवाई जाएगी। विद्यार्थियों की सहज समझ विकसित करने के लिए विषय आधारित प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। कोविड रोकथाम की जो जानकारी है वो भी उन्हें दी जाएगी। विद्यार्थियों को राज्य सरकार की ई कक्षा प्रोजेक्ट के माध्यम से घर पर अध्ययन हेतु प्रेरित किया जाएगा और अध्ययन में अधिकाधिक आईसीटी का उपयोग करने के साथ आईसीटी का उपयोग करते समय बरती जाने वाली सावधानियों की जागरूकता से भी उनको अवगत कराया जाएगा और विद्यार्थियों को संवेगात्मक सशक्तता के लिए उन्हें विद्यालय में भय तनाव मुक्त वातावरण मिले, इस हेतु शिक्षक संवेदनशील रहे और आवश्यकता अनुसार विद्यार्थियों की सतत रूप से काउंसलिंग की जाए। अब विद्यालय में संस्था प्रदान की क्या भूमिका रहेगी, तो यहाँ पर कुछ निर्देश है जो संस्था प्रदान की भूमिका के लिए हैं। तो वे संस्था प्रदान है इस भूमिका का निर्वहन करेंगे। शिक्षकों के लिए उनके क्या दायित्व रहेंगे, तो शिक्षकों के लिए ये दायित्व है उनका निर्वहन शिक्षक करेंगे। अब विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण यह है कि अभिभावकों के क्या निर्देश है। तो अभिभावक क्या करेंगे, अपने पुत्र और पुत्रियों को कोविड से बचने के लिए जागरूक करेंगे और उनके मन में किसी प्रकार के मानसिक भय है उसको वो दूर करेंगे। घर पर ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से उनकी शैक्षिक प्रगति जानेंगे। विद्यालय में होने वाली मीटिंग में भाग लेंगे। अभिभावक अपनी और अपने परिवार के स्वास्थ्य की निरंतर निगरानी करेंगे और यदि कोई लक्षण पाया जाता है तो उसकी जांच करवाएंगे। अपने पुत्र की कोई बीमारी का लक्षण उन्हें अनुभव होता है तो संतान को विद्यालय नहीं भेजेंगे। अभिभावक अपने घर पर साफ सफाई रखेंगे और इस साफ सफाई के बारे में वे अपने पुत्र और पुत्री को जागरूक करेंगे। समस्त परिवार के सदस्य घर से बाहर निकलते समय फेस मास्क का प्रयोग करेंगे और संक्रमण से बचने के लिए शौच निवृत्ति उपरांत समय समय पर वो साबुन से हाथ
धोते रहेंगे और वर्तमान वैश्विक महामारी से बचाव हेतु शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए वो संतुलित भोजन का भी प्रयोग करेंगे। अब विद्यार्थियों की क्या दायित्व है? तो विद्यार्थियों के दायित्व इस प्रकार है, वो कोविड-19 की गाइडलाइन है, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे और उसकी पालना करेंगे और यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई पुस्तकों और शतरंगोधन क सहज समझ में संलग्न की जा रही है, उन पुस्तकों का वो अध्ययन करेंगे। विद्यालय समय के दौरान शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे। विद्यालय में घर से टिफिन और पानी की बोतल लेकर आएंगे और खाद्य सामग्री है या पेय पदार्थ है वो खुली दुकानों से नहीं लेंगे। प्रतिदिन कुछ समय वो धूप का सेवन करेंगे। कोरोना से संबंधित यदि लक्षण आते हैं तो वे अपने परिवार के सदस्यों को या शिक्षक को अवगत कराएंगे। खांसी आती है या छींक आती है तो वह कोहनी मोड़कर उस जॉइंट से उसको ढकेंगे और संक्रमण फैलने से रोकेंगे। विद्यालय में यहाँ वहाँ थूकेंगे नहीं और इसके लिए अन्य अपने सहपाठियों को भी प्रेरित करेंगे। तो ये इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों आपके लिए खुशखबरी की बात थी जो मैंने आपको इस पीडीएफ के माध्यम से बताई और विभिन्न प्रकार के निर्देश जो अभिभावक को, विद्यार्थी को, विषयाध्यापक को, शिक्षक को और संस्था प्रदान को निभाने हैं उनके बारे में हमने ये जानकारी प्राप्त की। उम्मीद करता हूँ कि आप विद्यालय में जब भी आएंगे तो इन निर्देशों की जरूर पालना करेंगे और बचे हुए समय में अपना पाठ्यक्रम पूर्ण करके एक अच्छा रिजल्ट सबको देंगे और इस कोविड-19 की जो महामारी है, जो ये विकट दौर है, इसको हरा कर आप जीतेंगे, आपका हौसला जीतेगा, आपका विश्वास जीतेगा और इसको आप मात देकर इस सत्र को भी सफलतापूर्वक पूरा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।